हेलो, नमस्कार, मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी करते हुए आज हम सक्षम पुस्तिका का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि हम पोषण है क्या। तो चलिए देखते हैं। पोषण एक परिचय दैनिक जीवन में शरीर के संतुलित व समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा खाद्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण या फिर न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि दैनिक जीवन में हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हों। और अगर ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे जिसमें सारे पोषक तत्व होंगे तो क्या होगा? उनसे हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है? ऊर्जा मिलेगी और हम अपने सारे कार्य अच्छे से कर पाएँगे। चलिए अब समझते हैं कि पोषण कैसी प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करके पचाकर अवशोषित कर शरीर में समावेशित करता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि जो भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर उसे तो ग्रहण कर लेता है, पचाता है, अवशोषित करता है और शरीर में से समावेशित करता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है कि अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है उसका थोड़ा-थोड़ा पार्ट डिवाइड होता रहता है। कुछ भोजन का हमारे ब्लड बनता है, कुछ का अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो इस तरीके से कुछ भोजन से हमें प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वसा मिलती है। हर पार्ट का अपना एक अलग कार्य होता है और जो भोजन पचता नहीं है शरीर उसको बाहर निकालता है। पोषण हमारे शरीर के शारीरिक व मानसिक विकास तथा विभिन्न रोगों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के शारीरिक व मानसिक विकास में मदद करता है। फिर देखते हैं कि शरीर के पोषण के लिए हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं। वह पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर है अतः यह आवश्यक है कि हम पर्याप्त व सही मात्रा में भोजन ग्रहण करें। यदि वह भोजन तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो, तो शरीर अस्वस्थ व कुपोषित हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लीजिए कि हमारे शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता है और हम समय से भोजन नहीं करते। कई बार होता है ना कि सुबह का दोपहर का शाम को और फिर एक टाइम का ऐसे ही रह जाता है। तो क्या होता है उससे शरीर अस्वस्थ और कुपोषित हो जाता है। भोजन से क्या होता है कि भोजन से मिलने वाला पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि सबसे पहले देखते हैं क्यों आवश्यक है। भोजन से जो पोषण मिलता है वह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। यह ऊर्जा का स्रोत है और शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। और जो जब भी हम कार्य करते हैं और उसमें हमारी जो भी ऊर्जा खर्च होती है, जब हम दोबारा भोजन करते हैं तो शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। फिर है यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब अच्छा भोजन करते हैं तो क्या होता है? अगर संतुलित आहार लेंगे हम तो क्या होगा? शारीरिक वृद्धि भी अच्छे से होगी। फिर है यह रोगों से लड़ने में सहायक होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तला भुना या फिर बाहर का खाते हैं तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। और संतुलित भोजन करते हैं तो क्या होता है? हम स्वस्थ रहते हैं, चेहरे पर चमक रहती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मस्तिष्क पूरा कार्य करता है और हम क्रियाशील रहते हैं, अच्छे से अपने कार्य कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोषण के प्रकार। अब हम देख लेते हैं कि पोषण के प्रकार कितने हैं। मानव शरीर
बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब मानव शरीर को बाहरी सहयोग की आवश्यकता होती है, उसके बिना वह भोजन नहीं बना सकता। इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जिससे कि मान लीजिए हमारा शरीर अगर सुचारू रूप से कार्य करेगा तो क्या होगा? उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। अब यह देखेंगे कि उसे मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वह 2 पोषक तत्व हैं कौन-कौन से? तो चलिए देखते हैं। 2 पोषक तत्व होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो में क्या आता है? मैक्रो में आता है शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होती है। जैसे कि आटा, दाल, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, तेल व सभी दुग्ध उत्पाद से हमें यह मिलती है। तो हमारा एक तो ये हुआ, एक हमारा ये हुआ 2। और फिर हम देखते हैं दूसरे को, माइक्रो को। तो माइक्रो में क्या आता है? शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता तो होती है इनकी लेकिन कम मात्रा में होती है, प्रतिदिन होती है, जबकि मैक्रो की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो माइक्रो में क्या आ जाता है कि शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यह दैनिक प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, सुचारू रूप से हमारा शरीर कार्य करता है, उसके लिए इन्हें आवश्यकता होती है। और यह हमें कैसे प्राप्त होता है? विटामिन और खनिज लवणों से भरपूर फल, छिलके वाली दालें और हरी साग-सब्जियों से। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। यह आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं, तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण कहा जाता है। यानी कि जब हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व, सारे कौन-कौन से? जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होगी और वे अच्छी मात्रा में मिलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? समुचित पोषण। अब समुचित पोषण के लिए हमारा खाद्य समूह बनाया गया है। अब हम देखते हैं पोषण थाली। पोषण थाली को देखिए, क्या-क्या दिख रहा है आपको इसमें? साबुत दालें, सोयाबीन, मछली, मांस, अंडा, सारी चीज़ें हैं ना? पनीर, दही, दूध, मूँगफली, तेल, तिल के बीज, शकरकंद, आलू, रागी, बाजरा, आटा, चावल और फिर गुड़, चीनी, केला, अमरूद और मौसमी, लौकी, टमाटर, कद्दू, गाजर, बथुआ, पालक, मेथी, धुली दालें, साबुत दालें, सोयाबीन, मछली, मांस, अंडा। ठीक है? कम से कम 4 खाद्य समूह इसमें शामिल किए गए हैं। तो फिर क्या आता है? भोजन को कुछ खाद्य समूह में बाँटा गया है, जिसका सेवन दैनिक रूप से करना आवश्यक होता है। सामान्य खाद्य समूह के निम्न प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं अनाज व कंदमूल, जैसे गेहूँ, रागी, चावल, शकरकंद। और दूसरे में क्या आता है? दालें व तिलहन, जैसे राजमा हो गया, काला चना, अरहर। और तीसरे में क्या आता है फिर हमारा? दूध से बने खाद्य पदार्थ, पनीर, दही। और चौथे में आता है मांसाहारी भोजन, जैसे मांस, मछली, कलेंजी या फिर अंडा। और 5 पे आता है हमारा पीले व नारंगी फल और हरी सब्जियाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बड़े हों या बच्चे, सभी को दिन में इन समूहों के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कुछ मात्रा में प्रतिदिन सम्मिलित करना चाहिए। इन सभी खाद्य समूह के मिश्रण से ही मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों प्राप्त होते हैं और शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम डेली एक ही तरह का खाना खाएँगे तो क्या होगा? हमारे शरीर को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, पूरी मात्रा में, यानी कि जैसे शरीर को ज़रूरत होगी उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम समूह बना लेंगे कि आज हम ये खाएँगे, कल हम वो खाएँगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर को पूरी मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। फिर आता है हमारा विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनका महत्व और लाभ। यानी कि पोषक तत्व जो मिलते हैं वे हमें कैसे मिलते हैं और उनका महत्व क्या होता है?
लाभ क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे मिलती है? कैसे मिलती है कार्बोहाइड्रेट? जैसे कि अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा और कंदमूल जैसे आलू, अरवी, शकरकंद, इनसे हमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी और दे देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक स्तर पर कार्बन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। इसे कार्ब्स भी कहते हैं। यह एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कुछ खास पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, स्टार्च और शर्करा सभी आवश्यक खाद्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को कार्य करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में फाइबर भी होता है, स्टार्च भी होता है और शर्करा भी होती है जो शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% अर्थात सर्वाधिक ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करती है। इसलिए इसे ऊर्जा देने वाला पदार्थ भी माना गया है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मांसपेशियों तथा यकृत के गहन के बाद जो ग्लूकोज बचता है वह ग्लूकोज वसा में बदल जाता है। यानी कि जो हमारी मांसपेशी मसल्स होती हैं और हमारा लीवर होता है, उसके बाद जो ग्लूकोज बचता है वह ग्लूकोज वसा में यानी कि फैट में बदल जाता है और वही फैट वसीय तंतुओं में आकर जमा हो जाता है। महिलाओं में 20 से 25% वसीय तंतु त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। अब देखते हैं प्रोटीन हमें कैसे प्राप्त होता है। प्रोटीन को शरीर निर्माणक तत्व भी कहा गया है। प्रोटीन के बारे में भी जान लेते हैं। प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई माना गया है। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाला पोषक तत्व है। यानी कि वैसे तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन की जब कमी होगी तो मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव होगा और उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो फिर ये हमें कैसे मिलता है? अंडा, मीट, मछली, दालें में फलियां जैसे सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर और फिर बीज जैसे तिल, तरबूज, अलसी, कद्दू और सूखे मेवे और हमारा दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, दूध, दही। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। प्रोटीन रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की कमी की पूर्ति करता है। प्रोटीन भ्रूण के सही विकास हेतु आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तन और गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत भी करता है और एनीमिया से बचाव में भी प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए तो प्रोटीन को शरीर निर्माणक तत्व कहा गया है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? चलिए आपको बता देते हैं कि प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1839 में की थी। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी माना गया है और प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे वसा कि वसा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और वसा हमारे शरीर को मिलता कैसे है। वसा यानी कि फैट। हमारे शरीर में लिपिड्स, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं? वसीय अम्ल बनाते हैं और वसीय अम्ल में क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे तत्व शामिल होते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोज कितनी ऊर्जा देता है? 4 कैलोरी। जबकि एक ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है? 9 कैलोरी ऊर्जा देता है।
और ये हमें कैसे मिलता है? घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व देख लेते हैं। वसा युक्त भोजन का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती भी है और ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए सहायक है। वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन करना जरूरी होता है। यानी कि आप देखते हो ना कि कोई दुबला पतला सा होता है तो उसे क्या कहते हैं कि आप भोजन में ज्यादा वसा का सेवन करें, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और क्या होता है, वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है, जिस कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने की स्थिति में अंतर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लोह तत्व। आयरन। आयरन हमारे शरीर में क्या करता है और इसका स्रोत देख लेते हैं क्या है। ये हमें कैसे मिलता है? अंडा, मांस, मछली, कलेंजी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चने का साग, पालक, सहजन, चौलाई, सरसों, बथुआ, चुकंदर, गुड़ चना, राजमा, खजूर, तिल, खजूर, छुआरा और मूंगफली से हमें प्राप्त होता है। और इसका महत्व क्या है? आयरन युक्त पदार्थ सभी आयु वर्गों में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि शक्ति को बढ़ाते हैं। आयरन मस्तिष्क विकास के लिए भी आवश्यक है। यानी कि अगर हम बच्चों को पूरी मात्रा में आयरन नहीं देंगे तो क्या होगा? उनके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, खून भी कम होगा और उनका दिमाग क्या होगा? क्रियाशील नहीं होगा, वे अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट चलते हैं आयोडीन। आयोडीन कैसे मिलता है? आयोडीन मिलता है हमें नमक से, दूध से, अंडे से, इनसे प्राप्त होता है। और इसके महत्व क्या है? इसका महत्व है आयोडीन शरीर को सही कार्य करने में सहायता देता है। इसकी कमी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन बच्चे के लिए यानी कि भ्रूण के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उसे पूरी मात्रा में गर्भवती स्त्री को पूरी मात्रा में आयोडीन नहीं देंगे तो क्या होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये हमें कैसे मिलता है? दूध व समस्त दूध पदार्थ से मिलता है। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, कड़ी पत्ता और अन्य, रागी, सहजन, रामदाना, मशरूम, तिल, सूखी मछली आदि से मिलता है। और महत्व क्या होता है? कैल्शियम बच्चे की हड्डी व दांतों को मजबूत करता है। सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र मजबूत बनती है। गर्भावस्था में कैल्शियम उच्च रक्तचाप के संभावित खतरों को कम करता है या मांसपेशियां एवं मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। आपने देखा होगा कई बार अगर हम कैल्शियम नहीं लेते तो क्या होता है? हड्डियों में दर्द रहने लगता है, जैसे कि पैरों के जोड़, हाथ के जोड़, कमर के जोड़। और क्या होता है कि दांत पीले पीले से हो जाते हैं और हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोलिक एसिड। अब देखते हैं कि फोलिक एसिड हमें कैसे मिलता है। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेम की फली, सरसों का साग, अंकुरित दालें, ब्रोकली, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेंजी, मांस, झींगा आदि से हमें क्या होता है? फोलिक एसिड मिलता है। और इसका महत्व क्या है? अब इसका महत्व देख लेते हैं। फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग और मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था की पहली तिमाही में फोलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। क्या होगा कि अगर हम पूरी मात्रा में गर्भवती स्त्री को फोलिक एसिड देंगे, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, तो क्या होगा कि बच्चों का जो दिमाग होगा उसका पूरा विकास होगा और उसके मेरुदंड का भी पूरा विकास होगा। तो क्या होगा? बच्चा कम दिमाग का पैदा नहीं होगा, उसकी हड्डियां अच्छी होंगी, कमजोर नहीं होंगी। तो इसलिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए हमें कैसे मिलता है? विटामिन ए हमें मिलता है पीले, नारंगी फल व सब्जियां जैसे आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक, अरवी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेंजी, कॉड लिवर ऑयल। और विटामिन ए क्या होता है? हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके महत्व देखते हैं, महत्व क्या है? विटामिन ए रतौंधी से बचाव में सहायक होता है और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त विटामिन प्राप्त हो सके। क्या होता है अगर हम विटामिन ए युक्त भोजन करेंगे तो हमारी आँखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी, आँखों में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होगा? विटामिन ए हमें पूरी मात्रा में लेना चाहिए। गाजर, अन्य पीली हरी गहरी सब्जियों में भी हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा मक्खन, घी, अंडा, दूध, पालक, पपीता, गाजर, आम आदि में भी पाया जाता है। इसलिए हमें इसका अच्छी तरह सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन बी1 क्या है। विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं? थायमीन भी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी1 अनाज के छिलकों में मिलता है, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों में पाया जाता है और मोटा अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना, दालें, मूंगफली इन सब में भी पाया जाता है। और इसका महत्व क्या होता है? विटामिन बी1 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है। तो इसलिए विटामिन क्या करना चाहिए? विटामिन बी भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए क्योंकि वृद्ध पेशियों के कमजोर हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है और कब्ज हो जाता है और फिर क्या होता है? बेरी-बेरी रोग हो जाता है। और बड़े बुजुर्गों में क्या होता है कि विटामिन बी की कमी से वार्निक-कोर्सकाफ सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन बी1 युक्त भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी12 स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि से हमें यह प्राप्त होता है। और महत्व क्या है? विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाव करने में सहायक करता है और यह मेरुदंड को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए यह भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। एनीमिया के रोग में क्या करता है विटामिन बी12? इसके ही एनीमिया जब किसी को आपने देखा होगा किसी को एनीमिया हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हैं डॉक्टर? विटामिन बी12 के इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा विटामिन बी6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। कैसे प्राप्त होता है हमें? मांसाहारी स्रोत जैसे अंडा, मीट, दूध और अनाज से प्राप्त होता है। विटामिन बी6 सभी आयु वर्ग का एनीमिया से बचाव करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होठों के कोनों का फटना आदि हो सकता है। ये अमीनो अम्ल के उपापचय में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले एंजाइमों का संएंजाइम भी होता है और ये विटामिन दूध, मांस, मछली, यकृत, सब्जियों में पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? चर्म रोग भी हो जाता है, पेशियों में ऐंठन आने लगती है और पथरी हो जाती है। इसलिए हमें विटामिन बी6 भी भोजन में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी कि विटामिन सी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और कैसे प्राप्त होता है। विटामिन सी हमें कैसे मिलता है? टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर इत्यादि यानी कि खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पुदीना, कच्ची प्याज, कच्चे आम, हरी मिर्च, हरा धनिया में भी विटामिन सी मिलता है। और महत्व क्या होता है? सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियों, दांतों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयरन के शोषण को बढ़ाता है जिससे एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है। तो इसलिए हमें विटामिन सी भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है हमें?
मछली, कलेंजी, अंडे की जर्दी इत्यादि, पालक, सोयाबीन, दूध इनसे प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश भी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमें शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करता है। और यह कार्य क्या करता है? यह आंतों में कैल्शियम के शोषण में वृद्धि करता है और हड्डियों में नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपण में सहायता करता है। और अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग, हड्डियों का टेढ़ा-मेढ़ा होना और वयस्कों में कौन-सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुलता। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत लचीली हो जाती हैं। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व देख लेते हैं। इसका महत्व है गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव हो जाता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसन्न होने की संभावना को कम किया जा सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? विटामिन डी भी भोजन में शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 व ओमेगा 6 ये हमें कैसे प्राप्त होता है? फ्लैक्स, चिया के बीज, अखरोट, नट्स व तिलहन, मछली इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। और इसका महत्व क्या होता है? आवश्यक फैटी एसिड का कार्य शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है या शरीर में बुरे फैट को कम करता है। इनका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में है या दिल की बीमारियों से भी बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से नींद कम आना, त्वचा और बालों का बेजान होना, एकाग्रता में कमी, आंखों से संबंधी परेशानियां और जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें हो सकती हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गर्भवती स्त्री और शिशु के लिए ओमेगा 3 अत्यंत आवश्यक होता है। इसे खाने से शिशु का शरीर और मस्तिष्क सही ढंग से कार्य करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? ओमेगा 3 भी भोजन में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मौसमी फल व सब्जियों का महत्व। अब देखते हैं कि मौसमी फल और सब्जियां हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाती हैं। प्रकृति में उपलब्ध मौसमी फल और सब्जियां शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कुछ फल और सब्जियां जैसे केला हुआ, प्याज और आलू हमें पूरे साल आसानी से मिल जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो विशेष समय में ही आते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है और शरीर में पानी की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। तो इसमें क्या आते हैं हमारे ऐसे फल जो पानी की कमी को पूरा करें? तरबूज, टमाटर, आड़ू, रसभरी अंगूर, आम, बैंगन, खीरा, शिमला। आपने देखा होगा ना ये सभी रस से भरे हुए होते हैं। और शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, करेला इत्यादि शामिल है। इनमें कुछ मात्रा में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और फिर आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु के दौरान स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी सावधानियां आवश्यक हैं क्योंकि इस मौसम में पानी और मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वर्षा ऋतु के मुख्य फल और सब्जियां कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैंगन, सेब, तोरई, लौकी, चुकंदर, आम और शरीफा होते हैं। फिर शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु के दौरान खांसी, बुखार जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी के मौसम में व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु के मुख्य फल क्या होते हैं? पपीता, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनार, हरी बीन्स, मूली, फूल गोभी, पालक, सरसों, शकरकंद इत्यादि है। तो ये क्या हुआ? हमने आपको 3 तरह के मौसम की सारणियाँ दिखा दी। तो आपको इन मौसमों में इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट चलते हैं मोटे अनाज का सेवन। अब देखते हैं कि मोटे अनाज का सेवन शरीर में क्या कार्य करता है। मोटे अनाज का सेवन स्वास्थ्य व पोषण की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। मुख्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, कोडो व रागी है। तो क्या होता है? मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। यानी कि पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है मोटा अनाज, जिसमें आयरन भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी भी मिलेंगे। इनके सेवन से क्या होगा? अनिद्रा, अवसाद जैसी स्थितियों से बचने की संभावना हो जाती है। शरीर स्वस्थ रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते। और यह गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, मधुमेह आदि बीमारियों से भी बचाव करता है। फिर क्या होगा? मोटे अनाज के आटे का उपयोग रोटियां बनाने और अन्य आटे के साथ मिलाकर पराठे व रोटी बनाने के लिए भी किया जाता है। बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में मोटे अनाज के पाउडर में मेवे या फलियों को मिलाकर या मोटे अनाज के साथ अन्य आटों को मिलाकर खाद्य पदार्थ जैसे हलवा, दलिया। आपने देखा होगा ना कि दलिया में क्या होता है? अनाज के छिलके होते हैं, मोटा होता है तो पोषण से भरपूर होता है।
लड्डू आदि तैयार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके उपाय क्या हैं। कुछ तो हमारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम खाना बनाते हैं तो हम उन्हें धोकर या सुखाकर कुछ इस तरह से कर देते हैं कि उनके पोषक तत्व खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। कैसे? खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की शरीर में उपलब्धता खाना पकाने के तरीकों पर भी निर्भर करती है। यदि खाना उच्च तापमान पर देर तक पकाया जाए, तला जाए, इससे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें अपनाने से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है और पोषक तत्वों के नुकसान को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने या संरक्षित करने की विधियां इस प्रकार हैं। कैसे हैं? जैसे कि सबसे पहले आता है भिगोना। इस विधि में हम क्या करेंगे? बीज या अनाज को पानी में भिगो देंगे। उसके पश्चात इसका प्रयोग करेंगे। जैसे चना, दालें, कई बार देखा है ना कि हम घरों में बांकली वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं? चना भिगो कर रख देते हैं कई घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले, और दाल जब बनाते हैं थोड़ी देर पहले उसे भिगो कर रख देते हैं। इससे क्या होता है? खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में बढ़ोतरी होती है और खाना भी जल्दी पच जाता है, यानी कि वो हल्का हो जाता है। शरीर को उसे पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही फिर हमारा क्या आता है? अंकुरण। अब देखते हैं कि अंकुरण क्या है। इस विधि में क्या करेंगे? सूखी दाल और अनाज को कुछ समय तक भिगो देंगे, जिससे क्या होगा? वे नरम हो जाएँगे। उसके बाद उन्हें एक सूती कपड़े में लपेट लेंगे और बर्तन जिसमें चारों तरफ छेद हो उसमें रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पानी और हवा से वह अंकुरित हो जाएँगे। अंकुरित अनाज व दाल को पचाना भी आसान होता है, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं और उनमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, जैसे विटामिन व दालों में मिनरल की उपलब्धता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे चना, मूँग, सोयाबीन, मोटा अनाज, इनको भिगो कर रख देते हैं तो क्या होता है? अंकुरित हो जाते हैं, जैसे छोटे-छोटे से पौधे से निकल जाते हैं। तो अंकुरित अनाज व दालों को सुखाकर, भूनकर पाउडर के रूप में बच्चों या महिलाओं के भोजन में मिलाकर अगर हम देंगे तो क्या होगा? पौष्टिक भोजन तैयार होगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं खमीर उठाना या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ। दही, मट्ठा, इडली, डोसा आदि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हल्के और सुपाच्य होते हैं। इन्हें खाने से उपापचय, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इससे शरीर को विटामिन बी 12 भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कैसे मिलता है? अगर हम दही खाएंगे, मट्ठा खाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में वसा में बढ़ोतरी होगी और वसा क्या होगी? शरीर को एनर्जी देगी, जिससे क्या होगा? शरीर क्रियाशील रहेगा और अच्छे से कार्य करेगा। फिर हम देखते हैं भाप से पकाना। भाप से पकाना, स्टीम कुकिंग भी जिसको हम कहते हैं, भाप में पकाने से भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है। इसलिए तो ज़्यादातर कुकर वगैरह में भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसमें अंदर ही रह जाते हैं और उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे कि इडली, फरा, हरी सब्जी, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं भूनना। ये भूनना क्या होता है? यह भोजन की नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। एक तरह तो हमने बता दिया कि भाप से पका लेते हैं उबाल कर, उसमें तो सब्जियों इत्यादि में पानी की भरपूर मात्रा हो जाती है, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ सूखी बनानी है तो उसे क्या करेंगे? भूनकर बनाएँगे। इससे पोषक तत्वों की हानि कम होगी। इसमें ना तो घी लगता है और ना ही तेल, और लगता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में लगता है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है। जैसे भुना हुआ चना, मखाना, मूँगफली, अनाज, दाल और बीजों के मिश्रण को भूनकर स्वादिष्ट पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि भोजन बनाते समय पके हुए भोजन के ऊपर से डाला जा सकता है। स्वाद व ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम भून कर ही खाते हैं और उबाल कर भी खाते हैं, लेकिन क्या होता है? भून कर वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर हम देख लेते हैं संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से पाई जाने वाली ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से और 30% वसा से और 5 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए।
यानी कि हमें सारे पोषक तत्वों से पोषण लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। हमें संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए, ये नहीं कि हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन कम ले लिया, फिर ये वसा उससे कम ले लिया। जितनी शरीर को आवश्यकता हो उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आज से क्या करेंगे, संतुलित आहार ही ग्रहण करेंगे ताकि हम सभी स्वस्थ रह सकें और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में हम देखेंगे सक्षम पुस्तिका का ही रिवीजन करेंगे जिसमें हम कुपोषण के बारे में जानेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नमस्कार, जय हिंद।